15 अगस्त 1975 वो तारीख है जिस दिन शेख हसीना ने अपने पिता ही नहीं बल्कि माँ और भाई समेत परिवार के 17 लोगों को खोया था। तब वो विदेश में थी, इस वजह से उनकी जान बच गई थी और बांग्लादेश की कमान सेना के हाथ में चली गई थी। तारीख बदल गई, साल बदल गया, लेकिन आज फिर से वही दौर आ गया। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश भी म्यांमार और पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है, या फिर चीन की चालबाजियों के आगे लोकतंत्र ने घुटने टेक दिए हैं? क्या बांग्लादेश में फिर बहाल हो पाएगी लोकतांत्रिक सरकार? क्या वजह है जो बेटी को पिता के बनाए देश को छोड़कर भागना पड़ा? शेख हसीना के 15 साल तक राजनीतिक ऊंचाइयों पर राज करने के बाद सत्ता के पतन की पूरी कहानी सुनाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। कई दिनों से बांग्लादेश में चल रहा आंदोलन अब उग्र हो चुका है और हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। बेकाबू आंदोलनकारियों के आगे कानून व्यवस्था ने दम तोड़ दिए हैं। राजधानी ढाका हुड़दंगियों के हवाले हो चुकी है और प्रधानमंत्री निवास में अराजकता के निशान चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। गृह मंत्री का घर आग के हवाले हो चुका है और सत्ताधारी पार्टी के दफ्तर को जला दिया गया है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के निर्माता और शेख हसीना के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को भी तोड़ दिया है। शेख हसीना को कई दिनों पहले ही ये समझ आ गया था कि देश की कमान उनके हाथ से निकल चुकी है। पिछले सोमवार को वो अपना विदाई भाषण दे रही थी कि अचानक आंदोलनकारी वहां पहुंच गए और हसीना को जान बचाकर भागना पड़ा। उधर ढाका में सेना प्रमुख जनरल बकार उस जमान ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। बांग्लादेश अखबार प्रोथोम आलो के मुताबिक प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देने के बाद बहन रेहाना संग मिलिट्री हेलीकॉप्टर से भारत के लिए रवाना हो गई हैं। शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भी हिंसक झड़पें हुई थी। हाईवे और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले छात्रों पर पुलिस गोली मारने के साथ में आंसू गैस के गोले भी छोड़ रही है। इसमें 300 ज्यादा लोगों की जान चली गई है और कई हजार लोग घायल हुए हैं। हालात इतने खराब हैं कि पूरे देश में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। बाजार, बैंक और कंपनियां बंद कर दी गई हैं। स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। प्रदर्शन को दबाने के लिए देश में इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगा दी गई। हसीना ने प्रदर्शनकारियों के लिए क्या कहा, वो सुनिए। नौकरियों में आरक्षण को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन में छात्र शामिल नहीं थे। इसी के साथ झड़पें और आगजनी के लिए इस्लामिक पार्टी जमात इस्लामी और मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। दोबारा हिंसा भड़कने के बाद हसीना ने कहा, जो लोग हिंसा कर रहे हैं वे छात्र नहीं हैं बल्कि आतंकवादी हैं जो कि देश को अस्थिर करना चाहते हैं। मैं देशवासियों से अपील करती हूं कि वो इन आतंकवादियों को रोकने के लिए एकजुट हो जाएं। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों ने नरसिंगड़ी जिले में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के 6 कार्यकर्ताओं को मॉब लिंचिंग कर मार डाला था। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर में प्रदर्शनकारियों ने जुलूस निकाला था जिसे लेकर अवामी लीग के कार्यकर्ता नाराज हो गए थे। अब आइए बांग्लादेश में प्रदर्शन कब और कैसे शुरू हुआ वो समझते हैं। बांग्लादेश में सरकार ने साल 2018 में अलग अलग समुदाय को मिलने वाला 56% आरक्षण खत्म कर दिया था। इस साल 5 जून को ढाका हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को पलट दिया और दोबारा से आरक्षण लागू कर दिया। इसके बाद पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए थे जिनमें 150 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट के फैसले में परिवर्तन करते हुए आरक्षण की सीमा 56% से कम करके 7% कर दी। इनमें 5% स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को, जो कि पहले 30% था, और 2% एथनिक माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग के लिए तय कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 93% नौकरियां मेरिट के आधार पर मिलेंगी। सिर्फ 7% आबादी को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके बाद आंदोलन मंद पड़ने लगा था। इसके बाद से प्रदर्शन धीमे होने लगे थे। फिर सवाल ये उठता है कि दोबारा क्यों हिंसक हुए प्रदर्शनकारी, ये भी समझाते हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद हुए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे 6 छात्रों को डिटेक्टिव ब्रांच ने सुरक्षित रखने के नाम पर 6 दिन तक हिरासत में रखा। इनमें से नहीद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजुमदार घायल थे। उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। डिटेक्टिव ब्रांच के अधिकारी इन तीनों को अस्पताल से उठा ले गई।
इनमें आंदोलन को वापस लेने के लिए ज़बरदस्ती वीडियो बनाया गया। जब आंदोलनकारी नेता कैद में थे तब गृह मंत्री असदुज़्ज़ामा कमाल ने यह दावा किया था कि इन लोगों ने स्वेच्छा से आंदोलन खत्म करने की बात कही है। जब आंदोलनकारियों को छोड़ा गया तो इस घटना की सच्चाई सामने आई और बड़ा खुलासा हुआ। तो पता चला कि प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया। इसके बाद से ही प्रदर्शनकारी मांग करने लगे कि प्रधानमंत्री शेख हसीना सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगे, प्रधानमंत्री पद से अपनी इस्तीफा दें, इंटरनेट कनेक्शन की बहाली करें, कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसर को फिर से खोलें, गिरफ्तार प्रदर्शनकारी को रिहा किया जाए। आपको बता दूं 76 वर्षीय शेख हसीना ने इसी साल जनवरी में चौथी बार प्रधानमंत्री पद संभाला था। जनवरी में हुए आम चुनाव में हसीना की पार्टी आवामी लीग ने 300 संसदीय सीटों में से 204 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि हसीना ने लगातार 8वीं बार चुनाव जीता था। हसीना पहली बार 1986 में चुनाव जीतकर संसद पहुंची थी। हसीना के प्रधानमंत्री के तौर पर यह 5वां कार्यकाल था। पहली बार वे साल 1996 से 2001 तक पीएम बनी थी। इसके बाद 2009 में फिर प्रधानमंत्री बनी। तब से 5 अगस्त 2024 तक सत्ता पर काबिज रही। अब वो किस्सा सुनाते हैं जब शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के तत्कालीन पीएम शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी और हसीना को भारत की शरण लेनी पड़ी। बांग्लादेश के लोग पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता मानते हैं। दरअसल मुजीबुर रहमान ने ही भारत से मदद मांगकर बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद कराया था। इसलिए मुजीबुर रहमान को भारत में बगबंधु के नाम से भी बुलाया जाता है। जब बांग्लादेश बना था तब वहाँ के हालात सही नहीं थे। तब उनके पिता मुजीबुर रहमान ने शेख हसीना को भारत में रखा था। इसलिए शेख हसीना के बचपन से लेकर पढ़ाई लिखाई सब भारत में हुई थी। इसलिए शेख हसीना का भी भारत से पुराना संबंध रहा है। बांग्लादेश से जान बचाकर भागने के बाद हसीना ने सबसे पहले भारत का रुख किया है। 28 सितंबर 1947 ढाका में जन्मी शेख हसीना अपने घर की सबसे बड़ी बेटी हैं। जब वो दिल्ली से ढाका लौटी तो उन्होंने छात्र नेता के तौर पर राजनीति में कदम रखा। लोगों से सराहना मिली तो हसीना ने पिता की आवामी लीग के स्टूडेंट विंग को संभाल लिया। साल 1975 की बात है। हसीना को पार्टी की कमान संभाले हुए कुछ ही दिन हुए थे कि सेना ने बगावत कर हसीना के परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उस दिन शेख हसीना ने अपने पिता ही नहीं बल्कि अपनी माँ, भाई समेत परिवार के 17 लोगों को खोया था। हसीना, उनके पति वाजिद मियाँ और छोटी बहन रेहाना विदेश में होने की वजह से उनकी जान बच गई थी। पिता और परिवार के सदस्यों की हत्या के वक्त हसीना जर्मनी में थी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से हसीना के भी अच्छे रिश्ते थे। इंदिरा गांधी ने हसीना को भारत बुलाया और फिर वो कुछ सालों तक दिल्ली में रहीं। 1981 में अपने वतन बांग्लादेश वापस लौटी। वहां हसीना ने वापस अपनी पार्टी का कार्यभार संभाला। अपने कार्यकाल में हसीना ने पार्टी में कई बदलाव भी किए थे। अब इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बांग्लादेश में फिर बहाल हो पाएगी लोकतांत्रिक सरकार? अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और जेएनयू के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद बांग्लादेश में लोकतंत्र का क्या होगा, इसका इंतजार करना होगा। वहां पिछले 15 साल से कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी नहीं है और जहां तक भारत की बात है तो हमें सीमाओं की निगरानी बढ़ाने की जरूरत है। साल 2011 में भी वहां विरोध प्रदर्शन हुए थे। तब प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना हटाना, देश को भारत की पपेट बनाने से बचाना है जैसे नारे लगाए थे। कुल मिलाकर बात इतनी है कि इस समय भारत को इंतजार करना चाहिए और परिस्थिति को देखते हुए उचित कदम उठाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।